नमस्कार साथियों। विगत लेक्चर में हमने देखा था हमारी जलवायु वर्गीकरण के कुछ पार्ट और उनमें हमने जो लास्ट बिंदु देखा था उसको देखा था ईरान तुल्य जलवायु। आज हमारी उसके आगे की श्रृंखला में शुरू होगी तुरान तुल्य जलवायु। तो आज का हमारा बिंदु रहेगा तुरान तुल्य जलवायु। तुरान तुल्य जलवायु। ये जो स्थिति है हमारी 7 जलवायु के वर्गीकरण हम देख चुके थे। 8वां जलवायु वर्गीकरण है तुरान तुल्य जलवायु। तुरान तुल्य जलवायु की हम बात करें तो सबसे पहले हम विस्तार की चर्चा करें तो इसका विस्तार कहां तक होगा। देखिए ईरान तुल्य जलवायु में हमने देखा था 23 डिग्री से लेकर 48 डिग्री के मध्य दोनों ही गोलार्धों में पाई जाती है। तो ये जो तुरान तुल्य जलवायु है इसका विस्तार पाया जाता है 20 डिग्री से 40 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में नॉर्थ और साउथ दोनों ही गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके क्षेत्र की बात करें तो ये जो जलवायु है इसका जो क्षेत्र है वो आता है यूरोप और एशिया में संयुक्त रूप से। यूरोप व एशिया, यूरोप व एशिया। तो यूरोप और एशिया की बात करें तो देखिए यूरोप और एशिया वाले क्षेत्र में इसका विस्तार कहां कहां पाया जाता है। हमने एक स्थान पर देखा था कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर के उत्तरी पूर्वी भाग में कैस्पियन सागर के चारों ओर, कैस्पियन सागर के चारों ओर, और कैस्पियन सागर एक मीठी झील के रूप में जाना जाता है। कैस्पियन सागर के चारों ओर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यहीं अगर हम बात करें तो जो काला सागर है, काला सागर, तो काला सागर के उत्तर पूर्व की ओर, काला सागर के उत्तर पूर्व की ओर, तो काला सागर के उत्तर पूर्व में तथा कैस्पियन सागर के चारों ओर इस जलवायु का विस्तार यूरोप और एशिया में संयुक्त रूप से पाया जाता है। अर्थात इसका विस्तृत भाग कैस्पियन सागर और काला सागर के आसपास वाले क्षेत्र में विस्तृत है। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इसका विस्तार पाया जाता है रॉकीज पर्वत के, या रॉकी जो पर्वत है इस रॉकी पर्वत के पूर्व में। और यहां हमने देखा था रॉकी पर्वत के पूर्व की ओर एक पवन चलती है जिसको कहा जाता है चिनूक पवन, जिसको हिमभक्षणी पवन कहा जाता है। अर्थात तो हिमपात की स्थिति यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ ये भी ध्यान दे लेना रॉकी पर्वत के पूर्व की ओर एक पवन चलती है जिसको कहा जाता है चिनूक पवन, चिनूक पवन। और चिनूक पवन को कहा जाता है हिमभक्षणी पवन, हिमभक्षणी पवन। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ हिम होगी तभी तो हिम का भक्षण करेगी, अर्थात हिम को खाएगी या हिम को पिघला करके जल में बदल देगी। तो यहाँ निश्चित रूप से हिमपात के रूप में वर्षा होती होगी। तो ये विशेषता भी साथ याद रखेंगे। आगे अगर हम इसकी बात करें तो दक्षिणी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में मुख्य रूप से ला प्लाटा का बेसिन, ला प्लाटा बेसिन। अगर इसमें हम देश की बात करें तो ब्राजील, बोल्विया, अर्जेंटीना, और हम नदी की बात करें तो यहाँ एक नदी है पैराग्वे। तो ये कहा जा सकता है पैराग्वे नदी के पश्चिम की ओर इसका विस्तार पाया जाता है।
आगे हम बात करें तो इसका विस्तार है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व की ओर पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व की ओर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मुख्य रूप से इसका विस्तार हम एशिया के कैस्पियन सागर के चारों ओर और काला सागर के उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार देखने को मिलता है। उत्तरी अमेरिका का रोकीज पर्वत जिसके पूर्व की ढालों में जहां शीत शुष्क जलवायु होती है, उस जलवायु में चलने वाली एक ग्रीष्म हवा या जो गर्म हवा है जिसको हिमभक्षणी पवन कहा जाता है, चिनूक पवन चलती है। तो इस क्षेत्र में शीत ऋतु में सर्दियां ज्यादा रहती हैं। लाप्लाटा का जो बेसिन है, यहाँ ब्राजील, बोलिविया और अर्जेंटीना, और नदी की बात करें तो पैराग्वे नदी है। इस पैराग्वे नदी के पश्चिम की ओर इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में अर्थात लाप्लाटा बेसिन और इसके आसपास वाले क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है जो दक्षिणी अमेरिका में विस्तृत है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दक्षिण पूर्व की ओर इसका जो क्षेत्र है वो आता है। आगे हम बात करें इस जलवायु की विशेषता की, तो साथियों इसकी विशेषता हम प्रमुख रूप से देखेंगे और इंपॉर्टेंट विशेषता है हिमपात के रूप में वर्षा होती है। पहली विशेषता है इसकी हिमपात के रूप में वर्षा। वर्षा हिमपात के रूप में होती है तो वर्षा की जो उपस्थिति है वो भी कम पाई जाती है, अर्थात वर्षा की मात्रा कम, अर्थात न्यून वर्षा कह सकते हैं। वर्षा की उपस्थिति न्यून है, वर्षा की उपस्थिति कम पाई जाती है। अब यहां ध्यान देंगे शीतकाल है वो ठंडा होता है। तो विशेष बात में याद रखेंगे आप 20 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य विस्तार है, वहां शीतकाल सामान्यतः कम ठंडा होता है, लेकिन इस जलवायु में विशेष प्रभाव के कारण से शीतकाल कुछ ठंडा होता है। तो शीत ऋतु ठंडी होती है। वर्षा की उपस्थिति कम होती है, वर्षा हिमपात के रूप में होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है, लेकिन शीतकाल होता है वो ठंडा होता है। इंपोर्टेंट आपका यहां से प्रश्न बनेगा, और वो प्रश्न इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा है वो ये है कि तुरान तुल्य जलवायु में हिमपात वर्षा होती है, और हिमपात के लिए जो हमने अभी चिनूक पवन का नाम सुना, और वो चिनूक पवन है जिसको हिमभक्षणी पवन कहा जाता है, रोकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर जब उतरती है तो ये उष्ण और शुष्क होती है। उस समय यहाँ शीतकाल में जो हिमपात होता है या यहाँ शीतकाल ठंडा होने के कारण से तापमान 0 डिग्री से नीचे चले जाते हैं और बर्फ का आवरण बनता है उसको पिघला देती है, इसलिए इसको हिमभक्षणी पवन कहा जाता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। आगे हम चर्चा करें तो नेक्स्ट हमारी जलवायु आती है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। नंबर 9 पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यूरोप महाद्वीप के पश्चिम भाग में होगी और तटवर्ती क्षेत्र में होगी ऐसी जलवायु। तो याद रखें इस जलवायु का जो सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार सर्वाधिक विस्तार तो यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी भाग, यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी भाग, और पश्चिम में भी कौन से भाग होंगे, पश्चिमी तटीय भाग, पश्चिमी तटीय भाग होंगे। तो पश्चिम तट पर तट की बात आती है तो सामान्यतः हम जानते हैं कि तटीय भाग होगा तो सम और नम जलवायु वाला होगा, और यहाँ हम अगर इसके अक्षांशों की बात करेंगे तो यहाँ इसके अक्षांश से विस्तार की बात करें तो इस विस्तार के साथ हम देखेंगे इसका जो विस्तार होता है वो पाया जाता है
45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध, दोनों ही गोलार्धों में 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। अब आपके जहन में प्रश्न आया होगा 45 डिग्री से 60 डिग्री तक की स्थिति है तो ये सामान्यतः मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ती हुई जलवायु है, और यहाँ स्थिति होगी तो हवाओं की स्थिति होगी, और हवाएं स्थायी रूप से चलने वाली जो हवाएं हैं 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो चलती हैं हवाएं उनको कहा जाता है पछुआ हवाएं। दोनों गोलार्धों में चलने वाली इन हवाओं को पछुआ हवाओं के नाम से जाना जाता है। जैसा हम देख भी चुके हैं 40 डिग्री पर चलने वाली हवाएं, 50 डिग्री पर चलने वाली हवाएं, 60 डिग्री पर चलने वाली हवाएं, तो प्रश्न पूछ लिया जाता है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में वर्षा जो होती है वो किन पवनों से होती है, तो याद रखेंगे यहाँ जो पछुआ पवनें चलती हैं इन्हीं से यहाँ वर्षा होती है। दोनों गोलार्धों में पछुआ पवन के क्षेत्र में बनने वाली एक ये जलवायु का क्षेत्र है। अब इसके विस्तार के साथ हम क्षेत्र की बात करें, इसका जो क्षेत्र है देखिए, क्षेत्र में सबसे पहले हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में इसका जो क्षेत्र आता है वो आता है ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन और बेल्जियम, इसके बाद अगर हम बात करें तो हॉलैंड के बाद में बात करें तो डेनमार्क के बाद में बात करें तो स्पेन के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ एक महत्वपूर्ण देश जिसको हम जर्मनी देश कहते हैं, जो यूरोप महाद्वीप का प्रमुख देश माना जाता है, तो यहाँ इस जर्मनी वाले क्षेत्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है। जर्मनी क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? विश्व में आपको याद होगा जर्मनी कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है और कोयले का रूहर प्रदेश है वो जर्मनी का समृद्ध कोयला प्रदेश माना जाता है, और यहाँ से कोयला का परिवहन एक नदी से किया जाता है जिसको कोक नदी या काली नदी के नाम से जाना जाता है, और जर्मनी की यह नदी मुख्य रूप से कोक परिवहन के लिए जानी जाती है। मुख्य रूप से जर्मनी इसी प्रदेश में आती है, तो जर्मनी इसमें आने वाला है। और अगर हम बात करें तो फ्रांस का कुछ भाग आता है और वो फ्रांस का उत्तरी भाग आता है, उत्तरी फ्रांस, ये यूरोप में आने वाले इसके क्षेत्र हैं। आगे हम बात करें तो इसके क्षेत्र में यूरोप के बाद हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अब यहां से ध्यान देंगे साथियों, जो अक्षांश हमने देखे हैं 45 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका में वह विस्तार कहाँ होगा? तो सामान्यतः जब हम 45 डिग्री से 60 डिग्री की बात करते हैं तो एक अलास्का आता है, और अलास्का का जो दक्षिणी भाग होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। तो उत्तरी अमेरिका में अलास्का का दक्षिणी भाग या दक्षिणी अलास्का, दक्षिणी अलास्का इसके अंतर्गत आता है, अलास्का का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा भाग होगा जो इन अक्षांशों के बीच होगा? तो दक्षिणी अमेरिका। अगर वर्ल्ड मैप के बारे में थोड़ा बहुत कुछ अपन जानते हैं तो आपको ध्यान आया होगा कि चिली एक ऐसा देश है जिसका सर्वाधिक अक्षांश में विस्तार पाया जाता है, तो चिली देश की स्थिति इसमें आती है। अगर हम यहाँ बात करें तो चिली जो देश है उसका दक्षिणी भाग आएगा, तो इस जलवायु में चिली का दक्षिणी भाग या दक्षिणी चिली इसके अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करें आगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का तस्मानिया इसके अंतर्गत आता है, और इसी के पास में एक द्वीप समूह पाया जाता है जिसको हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं, तो न्यूजीलैंड का भी इसमें दक्षिणी भाग आता है, तो दक्षिणी न्यूजीलैंड, तस्मानिया व दक्षिणी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड इसके अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य रूप से ये विस्तार इसका विश्व में पाया जाता है। अब इसकी
हम सामान्यतः विशेषताओं की बात करें तो इस जलवायु में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। विशेषताएं कौन कौन सी होंगी, तो देखिए साथियों, इसकी विशेषताओं में इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। इस जलवायु की प्रमुख विशेषताएं, और विशेषताओं में हम सबसे पहले देखें तो सामुद्रिक प्रभाव वाली जलवायु है। हमने इसको देखा कि सामुद्रिक प्रभाव, जैसा हमने यूरोप महाद्वीप के साथ ही देखा था कि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है, तो तटवर्तीय भागों में है, और तटवर्तीय भागों में होगी तो जलवायु कैसी होगी, समवनम होगी, तो इस पर सामुद्रिक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अगर इसकी विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता आती है सामुद्रिक प्रभाव। सामुद्रिक प्रभाव, और सामुद्रिक प्रभाव का तात्पर्य क्या होगा, जलवायु समवनम होगा। समवनम जलवायु। दूसरी अवस्था हमने देखी कि अभी यहाँ पछुआ पवनें चल रही थी और वर्षा होती है, तो किन पवनों से होती है, पछुआ पवनों से यहाँ वर्षा होती है। पछुआ पवनों से वर्षा होती है, पछुआ पवनों से यहाँ वर्षा होती है। ग्रीष्म काल शीतल होता है। अक्षांशों की बात करें 45 डिग्री से 60 डिग्री, तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। 60 डिग्री अक्षांश पर आकर के सूर्य की किरणें और अधिक तिरछी हो जाती हैं, तो यहाँ शीतकाल और ग्रीष्म काल दोनों ही ठंडे होते हैं, तो ग्रीष्म काल भी ठंडा होता है। ये आपको जो अक्षांश स्थिति है हमेशा हमेशा याद रखनी है, जलवायु की कौन सी जलवायु कौन से अक्षांशों में पाई जाती है, उसके आधार पर आप प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ ग्रीष्म काल ठंडा होता है, ग्रीष्म काल ठंडा होता है, ग्रीष्म काल ठंडा होता है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। अब यहाँ हम देखेंगे एक विशेषता और कि सामुद्रिक प्रभाव के कारण से सम और नम जलवायु रहे, पछुआ पवनों से यहाँ वर्षा होती है, ग्रीष्म काल ठंडा होता है। तो ये तटवर्तीय जलवायु होने के साथ साथ यहाँ विशेष इसका उपयोग भी है कि पश्चिमी यूरोप तुल्य जो जलवायु है, यहाँ मुख्यतः जो समुद्र है ये सदा खुले रहते हैं, और इन सदा खुले रहने के कारण से व्यापारिक क्रियाएं भी यहाँ अधिक होती हैं। क्योंकि देखिए सम और नम जलवायु के कारण से यहाँ वातावरण अच्छा होता है, और वातावरण अच्छा होता है तो कुछ उद्योग धंधों का विकास हुआ, और उद्योग धंधों में वही विकास यहाँ व्यापारिक क्रियाओं में वृद्धि करता है, और वो व्यापारिक क्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं सर्वाधिक वस्त्रों को लेकर के। तो यहाँ सम और नम जलवायु में विशेष करके सूती वस्त्र के कारखाने अधिक लगे हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा इस क्षेत्र में जहां जहां हमने इसके विस्तार की बात की, ब्रिटेन का नाम आया था। देखिए यहाँ ब्रिटेन का नाम आया था, और ब्रिटेन के वो दो शहर जिनके बारे में आप जानते होंगे, वो शहर जिनको मुख्य रूप से हम जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, और वो क्षेत्र है मैनचेस्टर व लिवरपूल। मैनचेस्टर व लिवरपूल, ये इस प्रकार से जुड़े हुए प्रश्न है कि यहाँ उद्योग ये ज्यादा लगने का रीजन क्या था। ये ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग का विकास होना सम और नम जलवायु का प्रभाव था, जिसके कारण से धागा गुणवत्ता युक्त होता है। तो जलवायु उद्योगों का भी विकास करती है, या जलवायु के अनुसार ही उद्योग स्थापित होते हैं। जैसा कि हमने देखा विश्व में ब्रिटेन है, जहां मैनचेस्टर और लिवरपूल दुनिया के सबसे समृद्ध सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। जहां भी नाम आता है वस्त्र उद्योग में अधिक अनुकूलता जहां पाई जाती है, जहां सूती वस्त्र उद्योगों के कारखाने अधिक लगे हैं, वो उस देश का मैनचेस्टर कहलाता है। तो ब्रिटेन का एक क्षेत्र है मैनचेस्टर, जहां सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र सर्वाधिक थे। अनुकूल जलवायु के कारण इसका विस्तार अधिक हुआ है। बाकी अगर हम देखें तो नॉर्वे और स्वीडन की जो स्थिति है, ये भी उत्तरी अक्षांशों में विस्तार के साथ, जहां हम ग्रीष्म भी या ग्रीष्म काल भी शीत के रूप में देखते हैं। बेल्जियम, हॉलैंड और डेनमार्क है। डेनमार्क वाले क्षेत्र में भी हम देखते हैं तो यहाँ डेयरी कृषि के रूप में विकास हुआ है। दक्षिण न्यूजीलैंड की बात करें, हमने यहाँ देखा दक्षिणी न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र, तो यहाँ भी डेयरी का विकास हुआ है, डेयरी उद्योग का विकास हुआ है। तो अनुकूल जलवायु के कारण से अलग अलग प्रकार की कृषि, अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधों का विकास भी होता है। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बन जाता है
कि सामुद्रिक जल के प्रभाव के कारण से या सम व नम जलवायु के कारण से इस जलवायु में किस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। उद्योग हमारा टॉपिक विश्व को लेकर के नहीं है, लेकिन जलवायु को लेकर के प्रश्न दे दिया जाए कि कौन से उद्योगों का विकास इस जलवायु क्षेत्र में अधिक होता है, तो भी आप याद रखेंगे सम और नम जलवायु के कारण सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन इंडस्ट्रियां सबसे ज्यादा डेवलप हुई है, क्योंकि सम और नम जलवायु कॉटन इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। आगे हम देखते हैं हमारी अगली कड़ी को, और अगली हमारी जो कड़ी होगी उसमें होगी स्टेपीज तुल्य जलवायु। नेक्स्ट है हमारी स्टेपीज तुल्य जलवायु। स्टेपीज तुल्य जलवायु। सामान्यतः फिर आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि स्टेपीज क्या है। स्टेपीज एक घास के मैदान है, और इन स्टेपीज घास के मैदानों का विस्तार कहाँ है, तो मध्य एशिया में तथा यूरोप के पूर्वी भागों की ओर इसका विस्तार पाया जाता है। तो स्टेपीज घास के मैदान है वो मध्य एशिया में है। तो स्टेपीज एक घास के मैदान है, याद रखें स्टेपीज घास के मैदान है। अब यहां से हम एक क्वेश्चन निकालेंगे कि घास के मैदान है तो किस प्रकार के घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्णकटिबंधीय है। जो ही इस जलवायु का हम विस्तार देखेंगे, विस्तार के साथ आपको पता चलेगा कि इसका विस्तार कौन से कटिबंध में है, तो इस प्रकार के घास के मैदान किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। देखिए ये घास के मैदान है, और घास के मैदानों का जो विस्तार है ये मध्य एशिया में पाया जाता है, मध्य एशिया में पाया जाता है। और मध्य एशिया में पाया जाता है तो इस प्रकार की जलवायु भी सर्वाधिक एशिया महाद्वीप में या मध्य एशिया में है। तुम कह सकते हैं इस जलवायु का सर्वाधिक विस्तार, इस जलवायु का सर्वाधिक विस्तार मध्य एशिया में पाया जाता है, मध्य एशिया में पाया जाता है। और यही कारण है कि इस जलवायु को स्टेपीज जलवायु कहा जाता है, क्योंकि स्टेपीज घास के मैदानों में सबसे ज्यादा विस्तृत है। तो इस प्रकार की जलवायु का जो अक्षांश से विस्तार होगा, तो अक्षांश से विस्तार की अगर हम बात करें विस्तार, तो समान पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की समकक्ष होती है, लेकिन तटीय भागों पर नहीं होती है, यही अंतर पाया जाता है। तो इसका विस्तार भी कितना होगा, 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश, इनमें इसका विस्तार पाया जाता है। अब ये देखिए मध्य एशिया की बात हो रही है, तो मध्य एशिया तटवर्ती भाग है या आंतरिक भाग है, तो याद रखें महाद्वीपों के आंतरिक भागों में इसका विस्तार पाया जाता है, या महाद्वीपों के आंतरिक भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ इसके क्षेत्र की, तो इसके क्षेत्र को हम देखेंगे स्टेपीज तुल्य जलवायु का क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। यूरोप महाद्वीप में इसका विस्तार कहाँ है। जिस प्रकार से हमने देखा कि मध्य एशिया वाले क्षेत्र में है, स्टेपीज घास के मैदानों में इसका विस्तार पाया जाता है, तो मध्य जो यूरोप महाद्वीप है उसका कौन सा भाग होगा, यूरोप महाद्वीप का वह भाग जो एशिया महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। तो एशिया महाद्वीप के साथ जुड़े हुए भाग को कहा जाता है पश्चिमी यूरोप। तो यूरोप का पश्चिमी भाग पश्चिमी यूरोप होगा। और पश्चिमी यूरोप होगा तो यहां से ध्यान देंगे, पश्चिमी यूरोप होगा तो कौन कौन सा इसके अंतर्गत आएगा, तो पोलैंड इसके अंतर्गत आता है। तो याद रखिए पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से आएंगे, पोलैंड, अब एक बार के लिए अगर वर्ल्ड मैप को जानते हैं तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि पोलैंड और पोलैंड के आसपास वाले जो देश हैं जो इसी श्रेणी में आते हैं, तो एक बार के लिए सोचिए वो देश कौन कौन से हो सकते हैं। एक बार उन देशों की अपने माइंड में पिक्चर को याद कीजिए कि पोलैंड के साथ सीमावर्ती देशों की स्थिति कौन कौन सी पाई जाती है। आगे हम देख रहे हैं पोलैंड के साथ में कौन कौन से आते हैं, तो आपने देखा होगा कौन कौन से हैं। इसमें आएगा पोलैंड के साथ में हंगरी, रोमानिया। अब याद आया होगा कि हंगरी भी नाम सुना है, रोमानिया भी नाम सुना है, हंगरी, रोमानिया। महत्वपूर्ण रूप से इसका विस्तार यहाँ पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ इस महाद्वीप में मुख्य रूप से अगर हम
यूक्रेन की बात की जाए, जिसको रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है, वो इसी जलवायु क्षेत्र में आता है, यूक्रेन। यूक्रेन, यूक्रेन को कहा जाता है विश्व की रोटी की डलिया। विश्व की रोटी की डलिया या रोटी की ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी, विश्व की रोटी की टोकरी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जलवायु में आता है? तो याद रखना यूरोप तुल्य जलवायु में आता है। तो मुख्य रूप से यूक्रेन का जो भाग है वो इसी प्रकार की जलवायु में आता है, और शेष भाग जो हमारे संयुक्त रूप से देखा जाए तो स्टेपीज घास के मैदानों का वह विस्तार जो यूरोप में आता है वह क्षेत्र आता है, और मध्य एशिया का जो स्टेपीज घास के मैदान है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हम यूरेशिया कह सकते हैं इसको, यूरेशिया। और ये जो यूरेशिया वाला क्षेत्र है, इस यूरेशिया वाले क्षेत्र में ही इनका संयुक्त रूप से विस्तार पाया जाता है, और ये विस्तार देखिए स्टेपीज घास के मैदान, स्टेपीज घास के मैदान, और सर्वाधिक विस्तार स्टेपीज घास के मैदानों में होने के कारण ही इसको कहा जाता है स्टेपीज घास की मैदानी जलवायु या स्टेपीज तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम इसकी बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इसका विस्तार कहां पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी एक घास के मैदान है जो वर्ल्ड प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो उन विश्व प्रसिद्ध घास के मैदानों को कहा जाता है स्टेपीज घास के मैदान, सॉरी प्रेरीज घास के मैदान, प्रेरीज घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान। अब याद रखना ये दो घास के मैदान आए हैं। अक्षांशों से आपको याद आया होगा, अगर 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक विस्तार पाया जाता है तो साथियों ये घास के मैदान कैसे होंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। तो इन दोनों घास के मैदानों का संबंध शीतोष्ण कटिबंध से पाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ स्टेपीज घास के मैदान और प्रेरीज घास के मैदान दोनों ही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इन दोनों ही घास के मैदानों को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान तो स्टेपीज घास के मैदान और प्रेरीज घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। आगे अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ इसकी विशेषता आएगी अब देखिए स्टेपीज घास के मैदानों में जब 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक विस्तार पाया जाता है तो मौसम कैसा रहेगा? यहाँ ठंडा रहेगा, अर्थात हम कह सकते हैं शीत ठंडा रहता है। शीत का मतलब शीत ऋतु या वातावरण हमेशा ही क्या क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। शीत ठंडा रहता है, शीतकाल हमेशा हमेशा ही ठंडा रहता है। तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जो जलवायु है वो शीत ठंडी होती है या शीतकाल ठंडा होता है। तो यहाँ अगली विशेषता की बात करें तो जब शीतकाल ठंडा होगा तो यहाँ का वातावरण कैसा होगा? ये भी ध्यान दें, शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होगी। हम देख चुके विस्तार, हमने जब इससे पहले की जलवायु को यूरोप तुल्य जलवायु को देखा था, अक्षांश से विस्तार समान था, लेकिन तटवर्ती भाग तापमान ने ज्यादा ऊंचे जा पा रहे थे, न ज्यादा नीचे थे। लेकिन जब ऐसी स्थिति सामान्य रूप से बन रही थी तो वहां हिमपात के रूप में वर्षा नहीं होती, लेकिन यहाँ इस जलवायु में आंतरिक भाग होने के कारण हिमपात के रूप में वर्षा होती है। तो याद रखें इसमें हिमपात के रूप में, और कब वर्षा होगी? शीतकाल में, शीतकाल में हिमपात
यहाँ की विशेषता होती है, या हिमपात के रूप में वर्षा होती है। और वर्षा की जो उपस्थिति है वो भी कम पाई जाती है। तो कितनी तक वर्षा होती है, तो याद रखेंगे यहाँ वर्षा की औसत न्यूनता पाई जाती है। तो वर्षा है, वर्षा की न्यूनता, और न्यूनता है तो साथियों यहाँ की जो वर्षा की उपस्थिति है वो 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक है। 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा की उपस्थिति पाई जाती है। मुख्य रूप से ये इसकी विशेषताएं हैं। और इस विशेषता में सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो घास के मैदान है। तो वापस एक बार उन घास के मैदानों को अपने यहाँ देख लेते हैं। घास मैदान कौन कौन से आए थे, इसमें 2 प्रमुख घास के मैदान थे। तो उन 2 घास के मैदानों को यहाँ विस्तार से हम देखें। घास के मैदान, और दोनों किसमें थे, शीतोष्ण कटिबंध में थे। दोनों घास के मैदानों में नंबर 1 था जिसके नाम से ही है स्टेपी स्टेपी घास के मैदान और प्रेरी घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान। दोनों का संबंध पूछ लिया जाता है, किस प्रकार के घास के मैदान है और कहाँ है। तो जब प्रश्न आए स्टेपी घास के मैदान तो आपको बताना है मध्य एशिया, मध्य एशिया। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं घास के मैदानों को लेकर। अपने यहाँ महाद्वीप की स्थिति नहीं है लेकिन जलवायु है, तो जलवायु में भी यहाँ से प्रश्न बनेगा। प्रेरीज घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में है तो देश का नाम आए तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों घास के मैदान किस प्रकार के मैदान हैं, ये दोनों घास के मैदान हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये थी साथियों आज की इस क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण जलवायु की चर्चा की। जलवायु का जो वर्गीकरण था उसको देखा। अब आगे की क्लास के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट को। धन्यवाद, नमस्कार।